1962 में यूएसए और सोवियत संघ के बीच संबंध अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हैं और अफवाहें हैं कि सोवियत जल्द ही एक परमाणु बम गिराएंगे। अमेरिकी नागरिकों में दहशत फैल जाती है और अपने पिछवाड़े में बम शेल्टर बनाना एक आम बात हो जाती है। डॉक्टर कैल्विन अपने बंकर पर अतिरिक्त मेहनत करते हैं, उसे इतने सामान से भर देते हैं जो कई सालों तक चलेगा। एक दिन कैल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलेन अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी वे टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी का एक प्रसारण देखते हैं जो घोषणा करते हैं कि वे सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रहे हैं। कोई विवरण नहीं दिया जाता, लेकिन कैल्विन फिर भी घबरा जाता है और सोचता है कि युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए वो सभी मेहमानों को बाहर निकाल देता है और अपनी पत्नी को बंकर में खींच ले जाता है। कुछ सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर से उड़ता है, तभी अचानक उसमें एक यांत्रिक खराबी का पता चलता है। पायलट कुछ नहीं कर सकता और वो सीधे कैल्विन के घर पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे घर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बंकर में कैल्विन शोर सुनता है और सारे झटके महसूस करता है, इसलिए वो मान लेता है कि युद्ध शुरू हो गया है और जल्दी से दरवाजा सील कर देता है। वो हेलेन को समझाता है कि वो इसे हाथ से नहीं खोल सकता, दरवाजा 35 साल बाद अपने आप खुलेगा, जो कि वायुमंडल में परमाणु कणों के सामान्य होने का समय है। जल्दी अधिकारी दुर्घटना से बचे मलबे की जांच करने के लिए पहुंचते हैं और चूंकि उन्हें जीवन का कोई सबूत नहीं मिलता, वे मान लेते हैं कि कैल्विन और हेलेन दुर्घटना में मर गए हैं। दिन बीतने लगते हैं और कैल्विन को वहां घर जैसा महसूस होता है, लेकिन हेलेन को वहां नीचे नफरत है। एक दिन आखिरकार उसकी पानी की थैली फट जाती है और अपने पति की मदद से वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जल्द ही दिन सालों में बदल जाते हैं और उनका बेटा एडम एक होशियार बच्चा बनता है। कैल्विन उसे वो सब कुछ सिखाता है जो वो जानता है और उम्मीद करता है कि एक दिन एडम देश का पुनर्निर्माण करके उसकी पुरानी शान वापस लाएगा। सभी बुनियादी स्कूली विषयों के अलावा कैल्विन एडम को बॉक्सिंग करना, फ्रेंच और लैटिन बोलना और शेयर बाजार को संभालना भी सिखाता है। हेलेन उसे घर के काम करना और यहाँ तक कि नाचना भी सिखाती है। कैल्विन एडम को अपने बेसबॉल कार्ड का संग्रह भी उपहार में देता है और उसे खेल के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडम को इतने सारे लोगों की कल्पना करने में कुछ परेशानी होती है। दोनों माता पिता उसे बहुत अच्छे संस्कार सिखाते हैं, लेकिन अपने बेटे के सामने कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, जो बहुत भोला और दुनिया से अनजान बनकर बड़ा हो रहा है। परिवार आसानी से अपने दैनिक जीवन के लिए एक दिनचर्या बना लेता है, जो उन्हें मिनी मार्ट में नकली खरीदारी करने, एक टैंक में नकली मछली पकड़ने, पौधों की देखभाल करने और एडम के लिए एक अतिरिक्त कमरा बनाने की अनुमति देता है। उनके पास पढ़ने, गेम खेलने और बस एक साथ आराम करने के लिए एक लाउंज एरिया भी है। इस बीच उनके ऊपर जो जमीन कभी उनका घर हुआ करती थी, वो बेच दी जाती है और सालों से कई तरह के व्यवसायों का केंद्र बन जाती है। पहले ये एक डाइनर, फिर एक पिज्जेरिया और बाद में एक नाइट क्लब बन जाता है। 1995 में एडम 33 साल का हो जाता है और उसे उसके माता पिता द्वारा बनाए गए उपहार मिलते हैं। जब वो मोमबत्तियां बुझाता है तो वो एक दिन एक आदर्श साथी खोजने की कामना करता है। हेलेन बताती है कि अब केवल 2 साल बचे हैं और कैल्विन कहता है कि समय आने पर उसे इस जगह की याद आएगी, जिससे हेलेन दूसरे कमरे में जाकर अपनी निराशा को चीखकर बाहर निकालती है। 1997 में 35 साल आखिरकार खत्म हो जाते हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परिवार बाहर निकलने के लिए उत्साहित है, लेकिन कैल्विन उनसे कहता है कि उसे पहले एक त्वरित जांच करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये सुरक्षित है। एक रेडिएशन सूट पहनने के बाद वो लिफ्ट से बाहर आता है और एक वीरान इमारत में पहुंचता है जो कुछ शराबी भिखारियों का घर बन चुकी है। मिलकर एक चमकते हुए आदमी को जमीन से निकलते देख इतना चौंक जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर कैल्विन इमारत से बाहर निकलता है, केवल सभी बदलावों से हैरान होने के लिए। हर जगह भित्ति चित्र, ग्राफिटी हैं, लोग बंदूकों को खिलौनों की तरह संभाल रहे हैं, वयस्क स्टोर ऐसी चीजों से भरे हैं जो उसे घृणित लगती हैं और अजीब दिखने वाले लोग हैं जिनकी बात वो समझ नहीं पाता। भयभीत होकर कैल्विन वापस बंकर में भाग जाता है और बताता है कि यद्यपि हवा सांस लेने योग्य है, लेकिन पड़ोस अभी भी पागल म्यूटेंट से भरी एक सर्वनाश के बाद की बंजर भूमि है। वो निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें बंकर में ही रहना चाहिए और उसके शब्दों से हेलेन का सब्र का बांध टूट जाता है। वो उस पर चिल्लाती है और बताती है कि वो बंद रहने से कितनी तंग आ चुकी है और एडम का प्रकृति के संपर्क में आना कितना महत्वपूर्ण है। कैल्विन अपना मन बदलने से इनकार कर देता है और बहस के कारण उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। कैल्विन के बीमार होने और सामान लगभग खत्म होने पर हेलेन एडम को बाहर भेजने का फैसला करती है ताकि वो कुछ सालों के लिए पर्याप्त भोजन ला सके। वो उसे कुछ नकदी और एक खरीदारी की सूची देती है, उसे हॉलिडे इन में रुकने और एक ऐसी लड़की की तलाश करने के लिए कहती है जो म्यूटेंट न हो। एडम के जाने से पहले कैल्विन उसे बताता है कि वो एडल्ट वीडियो स्टोर में प्रवेश न करे क्योंकि वहां हानिकारक स्तर का विकिरण है। अपनी पैकिंग पूरी करने के बाद एडम आखिरकार बाहर जाता है और पाता है कि मेलकर ने लिफ्ट के चारों ओर एक छोटा सा मंदिर शुरू कर दिया है ताकि कैल्विन के परिवार की पूजा की जा सके, उन्हें पवित्र प्राणी मानते हुए। एडम बाहर जाता है और पहली बार बहुत सी चीजें देखकर अविश्वसनीय रूप से खुश होता है। अद्भुत आकाश, इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि दूसरे लोग भी जो उसे एक अजीब आदमी समझते हैं। वो हर छोटी छोटी बात पर उत्साहित हो जाता है और पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को हेलो कहता है।
गलती से एक अश्वेत महिला को संबोधित करने के लिए एक अपमानजनक शब्द का उपयोग करता है क्योंकि वो एक और त्वचा का रंग देखकर अतिरिक्त उत्साहित है। जब वो एडल्ट वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो वो अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने की चेतावनी देता है। बाद में वो बस में चढ़ता है और मशीन को हिलता हुआ महसूस करके बहुत डर जाता है। जब वो अन्य यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो वो पुराने शब्दों का उपयोग करता है और कोई भी उसे समझ नहीं पाता, इसलिए वे भी उसे एक अजीब आदमी समझते हैं। आखिरकार एडम किराने की दुकान पर पहुंचता है और सूची से सभी सामान उठाना शुरू कर देता है। कसाई बताता है कि अगर वो एक बड़ा ऑर्डर देता है तो इसे उसके घर पहुंचाया जा सकता है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि बंकर में वापस कैसे जाना है। घबराकर वो दुकान से बाहर भागता है और बंकर की तलाश में अलग अलग बसों में दिन बिताता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके पास नकदी भी खत्म हो रही है, इसलिए वो अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक हॉबी शॉप में प्रवेश करता है। दुकान का मालिक बता सकता है कि ये प्राचीन और मूल्यवान कार्ड हैं, लेकिन एडम को बताने के बजाय वो पूरा पैक सिर्फ $500 में खरीदने की पेशकश करता है। इससे पहले कि एडम स्वीकार कर पाता, दुकान की सहायक ईव उन्हें रोकती है और एडम को बताती है कि उसे ठगा जा रहा है, क्योंकि इनमें से हर कार्ड की कीमत $4,000 से $6,000 के बीच है। ईव अपने बॉस का अपमान करती है और मौके पर ही नौकरी छोड़ देती है, जिससे एडम उससे बहुत प्रभावित होता है और उसे पसंद करने लगता है। एक बार जब वे दुकान से बाहर निकल जाते हैं तो एडम ईव से उसे हॉलिडे इन ले जाने के लिए कहता है। पहले तो ईव मना कर देती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड से भुगतान करने का वादा करता है तो वो जल्दी से अपना मन बदल लेती है। सवारी के दौरान एडम रेडियो पर सभी पुराने गाने चुनता है, जो ईव को काफी अजीब लगता है। जैसे ही ईव एडम को होटल में छोड़ती है, वो बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो 18वीं मंजिल से दिखने वाले नज़ारे से चौंक जाता है। फिर वो रंगीन टेलीविजन देखने का आनंद लेता है। वो ये भी सुनिश्चित करता है कि सूर्योदय देखने के लिए जल्दी उठें। अगली सुबह ईव होटल में एडम से मिलने जाती है ताकि उसे कार्ड वापस दे सके, क्योंकि वो इतने सरल काम के लिए इतना अधिक भुगतान पाने पर दोषी महसूस करती है। फिर वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे एक प्रस्ताव के साथ रोकता है। वो उसे अपना सहायक बनने के लिए भुगतान करेगा और वो बंकर के लिए सभी चीजें इकट्ठा करने में उसकी मदद कर सकती है। ईव सहमत हो जाती है और वे 2 और वर्षों तक चलने वाले सामान के लिए एक साथ खरीदारी करने जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई ट्रक किराए पर लेते हैं। एडम उसे ये बताकर भी चौंका देता है कि वो एक पत्नी खोजना चाहता है। खरीदारी पूरी करने के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है और वो उसके रूम में ट्रॉय से मिलता है, जो एडम को सभी तकनीक से हैरान देखकर उससे ढेरों सवाल पूछने लगता है। एडम झूठ बोलता है, कहता है कि वो अलास्का से है और वो यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर है। इस बीच हेलन बहुत उत्सुक हो जाती है और लिफ्ट पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो मेलकर और उसके दोस्तों को डरावना व्यवहार करते देखती है और तुरंत वापस चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय फैसला करता है कि एडम को एक फैशन मेकओवर की जरूरत है, इसलिए वो उसे पूरी तरह से नए कपड़े देता है, जिससे वो और भी सुंदर दिखता है। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को कई नए अनुभव कराते हैं, जैसे आधुनिक संगीत पर नाचना, स्केटबोर्डिंग करना और समुद्र देखना। एडम इतना उत्साहित हो जाता है कि वो बिना किसी परवाह के सीधे पानी में कूद जाता है। उसे एक बेसबॉल खेल देखने को भी मिलता है और आखिरकार वो समझ जाता है कि उसके पिता इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। एक दोपहर बारिश होने लगती है और एडम पूरी श्रद्धा के साथ उसके नीचे खड़ा हो जाता है। जब ईव उसे देखने आती है तो एडम अपनी खुशी साझा करने के लिए उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसके पिता इसे एक चमत्कार कहते। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को उसके लिए एक पत्नी खोजने के लिए एक पुराने जमाने के स्विंग क्लब में ले जाते हैं और वे उसे बस जैसा है वैसा ही रहने के लिए कहते हैं। क्लब की महिलाएं तुरंत एडम के प्यारे व्यक्तित्व, सम्मानजनक शिष्टाचार और सुंदर रूप से आकर्षित हो जाती हैं। ईव की प्रतिद्वंद्वी जल्दी से उसका ध्यान खींच लेती है और वे एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं, जिससे ईव को जलन होती है। वो एडम को एक तरफ खींचती है और उसे बताती है कि उसे अपने जीवन में एक प्यारी महिला की जरूरत है, न कि किसी बदचलन औरत की। बाद में एडम एक और लड़की को नाचने के लिए कहता है और वे डांस फ्लोर पर छा जाते हैं, अपने अद्भुत नृत्य कौशल से सभी को प्रभावित करते हैं। ईव अपनी जलन को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और अपने पूर्व प्रेमी से बात करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। हालांकि एडम अपने बॉक्सिंग के सबक का उपयोग करके उस आदमी को जल्दी से डराकर भगा देता है। सारे ड्रामे से चिढ़कर ईव क्लब छोड़ देती है और अकेले घर चली जाती है। जब ट्रॉय पहुंचता है तो वो उसे सूचित करता है कि एडम उसकी प्रतिद्वंद्वी के साथ क्लब से चला गया है, जिससे ईव को एहसास होता है कि वो एडम से प्यार करती है और उसे खोजने के लिए भागती है। वो कार में बैठती है, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाती, वो खिड़की पर किसी के खटखटाने से चौंक जाती है और जमीन पर गिर जाती है। यह एडम है, जो उसे अंदर ले जाता है और उसकी खरोंच की देखभाल करता है। साथ ही ये भी बताता है कि उसे दूसरी लड़कियों को मना करना पड़ा क्योंकि वो ईव के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। एडम ईव से अपनी भावनाओं को कबूल करता है और वे आखिरकार किस करते हैं। अब जब वे साथ हैं तो एडम आखिरकार ईव को अपने परिवार और अपने घर के बारे में सच्चाई बताने का फैसला करता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो ईव से शादी करना चाहता है ताकि वो उसके साथ बंकर में रह सके।
हालांकि ईव सोचती है कि वो वास्तव में एक पागल आदमी है जो इसे छिपाने में अच्छा रहा है और उसे तुरंत बाहर निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को गाड़ी चलाना सिखाते हुए शहर में घुमाता है। अचानक एडम पहले वाला एडल्ट वीडियो स्टोर देखता है और सड़क का पीछा करते हुए अंततः अपने बंकर के ऊपर की इमारत को ढूंढ लेता है, जहां मेलकर ने लिफ्ट के चारों ओर एक पूरा धर्म शुरू कर दिया है। उत्साहित होकर वो ईव को खबर देने के लिए वापस भागता है, केवल 2 मनोचिकित्सकों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। पहले तो एडम सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो भाग जाता है। जब एक डॉक्टर उसका पीछा करता है तो दूसरा पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोकती है और महसूस करती है कि उसने जो किया वो गलत था। उसी क्षण एडम उसके पास दौड़ता है और उसे अपने होटल की चाबी देता है ताकि वो कार्ड से बिल का भुगतान कर सके। फिर वो अपने किराए के ट्रक में भाग जाता है, गलती से डॉक्टर की कार से टकरा जाता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल के कमरे में पहुंचते हैं और 60 के दशक में बनी कई चीजें पाते हैं, साथ ही कैल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट भी जो अब लाखों डॉलर के हैं। इन चीजों से उन्हें एहसास होता है कि एडम ने उन्हें सच बताया था। इस बीच एडम आखिरकार बंकर में लौटता है और 2 सप्ताह तक उन्हें न देखने के बाद अपने माता पिता को गले लगाता है। वो उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया बहुत प्यारी है और सामान अंदर लाता है जिसे मेलकर और उसके दोस्त लोड कर रहे हैं। वापस ईव के पास वो एडम को खोजने के लिए बेताब है, इसलिए ट्रॉय उसे एडल्ट वीडियो स्टोर पर ले जाता है और वे फर्श पर कूदने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद उन्हें वहां बंकर मिल जाए। जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिलता और वे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर जाते समय वे एडम को पड़ोसी इमारत में प्रवेश करने वाले देखते हैं। ईव तुरंत उसके पास उसे चूमने और गले लगाने के लिए दौड़ती है और एडम उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। कैल्विन और हेलेन को ईव बहुत पसंद आती है और वे एक साथ रात का खाना खाते हैं। कैल्विन एडम को द बर्ड्स एंड द बीज यानी यौन शिक्षा के बारे में भी समझाता है। हालांकि एक नए जीवन के लिए कोई योजना बनाने से पहले एडम अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने के लिए कहता है। अगले हफ्तों के दौरान एडम और ईव कैल्विन के स्टॉक बेचते हैं और देहात में एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पिछले घर जैसा ही दिखता है। मेलकर भी साफ सुथरा होने और आखिरकार शराब छोड़ने के बाद मदद करता है। एक बार जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो एडम अपने माता पिता को घर लाता है, ये बताते हुए कि इस तरह वे धीरे धीरे नई दुनिया के आदी हो सकते हैं। बाद में जब हेलेन और ईव रात का खाना तैयार कर रही होती हैं तो एडम आखिरकार कैल्विन को बताता है कि कभी कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था, कि बम वास्तव में एक विमान था जो उनके घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सोवियत संघ ढह गया था। कैल्विन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और सिर्फ एहतियात के तौर पर एक नया बंकर बनाने की योजना बनाने लगता है।